जब मैं एमएलए था, ऑनरेबल पीएम सर मोदी जी ने मुझे एमपी के लिए कंटेस्ट करवाया था। किंग आंखों से नहीं देखता है, किंग कान से देखता है। उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो जो उसको दिखाते हैं वही किंग दिखता है। और उस समय मंत्री संतरी सारे जेल गए थे। 5,746 नई पोस्ट ऑफिस खोली और इनमें से 3,500 पोस्ट ऑफिस LWE एरिया में, नक्सल प्रभावित एरिया, जहाँ कोई नहीं जाता। अर्जियाँ बस आती है, पेटी में ही रह जाती है। जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत हो जरूरी नहीं है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग हमारे पास आए, उनका गांव तक नेटवर्क नहीं है तो वो लोग हमारे साथ MOU किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक आदमी अपना चेहरा बदल बदल के अलग अलग सिम लेकर जो धंधा करता था वो सारा हमने बंद कर दिया। पूरे भारत में जो वेल नोन मंदिर है उनका प्रसाद आपको चाहिए, आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपको घर पे प्रसाद डिलीवर करेंगे। What is something about you जो पब्लिक को पता ही नहीं है? मेरे को फ्रेश होने में कम से कम आधा घंटा लगता है। Welcome back to Politics and Popcorns, yet another episode. Today with us we have Mr. Devu Singh Chauhan. He is the current sitting member that of 18th Lok Sabha. So very warm welcome, sir. Thank you for giving us time today on this podcast. Let's start our show. So sir, given you had a very rare chance, आप MP भी रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं, तो दोनों पोजीशंस में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने मिली, आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप MLA होते हैं तो एक तो MLA का जो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है और MLA की हैसियत से आपका जो स्टेट होता है तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो वहाँ तक एक तरीके से लिमिट होती है। और जब आप MP बन जाते हैं तो फिर आपका स्पेक्ट्रम नेशनल लेवल का हो जाता है। दूसरी बात तो ये है कि एक बार MP और MLA में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो नंबर ऑफ आपका पर्सन्स हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ आपका सीधा संपर्क भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पब्लिकली भी, क्योंकि MP में बहुत सारे चांसेस रहते हैं। मैं तो गुजरात में 2 बार MLA रहा और ये 4 बार लोकसभा लड़ा। 2009 में जब मैं MLA था तब ऑनरेबल पीएम सर मोदी जी ने मुझे MP के लिए कंटेस्ट करवाया था। तो उस समय मेरा पूरे भारतवर्ष में लोएस्ट मार्जिन था। लास्ट EVM में मैं हारा था 721 वोट्स। रियली क्लोज। हाँ, तो बाद में मैं MLA था तो वो टर्म कंप्लीट किया। तो वो 9 के बाद 12 में मेरा फिर से MLA का कंटेस्ट किया, वो जीता। लेकिन 14 में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन के आ गए और हम जैसे युवाओं को भी यहाँ लेकर आए। तो 14 से आज 24 तक मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे भारत सरकार में MOS टेलीकम्युनिकेशन एक तरीके से मंत्री की हैसियत से भी काम करने का अवसर उनके आशीर्वाद से मिला। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। ऐसा कोई लर्निंग एक्सपीरियंस जब आप एक MLA थे और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा सीखने मिला जो आज आप MP हो और आज भी वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आप यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में? ज़्यादातर समाज जीवन में जो हम लोग का जो पोस्ट रहता है, चाहे MP का हो या MLA का, एक तरीके से वो सीधा जनता के साथ जुड़ने वाला और जनता की समस्याओं को समझने वाला, जनता के सुख दुख में सीधा आप इन्वॉल्व होकर उनको बहुत सारी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने MP और MLA की इस जर्नी में देखा है, कभी कभी जो किंग जो होता है, हाँ, तो बताते हैं कि किंग अंधा होता है। राइट। किंग आंखों से नहीं देखता है, किंग कान से देखता है। अच्छा। उनके आसपास के जो लोग होते हैं हाँ, वो जो उसको दिखाते हैं वही किंग देखता है। राइट। तो किंग का ये विवेक बुद्धि पर बहुत बड़ा आधार रहता है कि किंग जो चीज़ें दिखाते हैं उनमें से कितनी सही है, कितनी बायस है, या कितनी किसी हेतु के साथ जा रहे हैं। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद अपने आप को एक तटस्थ चीज़ों को समझना, हाँ, और उसको इस तरीके से देखना, ये बहुत आवश्यक होता है।
तो ये चीज़ मैं हमेशा देखता रहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी सुनने का, उसको कान देने का अवसर उस जो समस्या लेकर हमारे सामने आया है उसको बहुत राहत प्रदान करता है। तो उसकी सुनने की हैबिट भी एक तरीके से एक गुड लिसनिंग पावर एक तरीके से एसेट होती है, जो मैं यहाँ तक आने के बाद सीखा हूँ। क्योंकि सर आज के टाइम भी अगर हम देखें तो कुछ हैं ऐसे जो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे अर्जियाँ बस आती है, वो अर्जियाँ में एक पेटी में ही रह जाती है। हाँ, लेकिन अभी क्या है, बदलते समय के साथ लोग अकाउंटेबिलिटी भी समझते हैं। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा था, आजकल टेक्नोलॉजी है और आपका टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने के तरीके से एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी आती है और विद इन टाइम लिमिट आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। राइट। तो जो आपके सामने जो समस्या लेकर आता है तो वो भी समझता है। दूसरी चीज़ हमें ये भी ये समझना चाहिए कि आज के समय में जो धैर्य होना चाहिए वो समाज जीवन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण टेक्नोलॉजी भी है। अब जैसे युवा, जैसे हमारे ज़माने में तो पोस्टकार्ड का वक्त था। हाँ। अंतर्देशीय इनलैंड लेटर थे, तो जब तक उस लेटर का आंसर नहीं आता था हम वेट करते थे। राइट। किसी को भी लिखे कम से कम एक वीक ये समझ के ही चलते थे कि आप ज़्यादा जाएगा 2 दिन बाद उनको मिलेगा, वो आंसर करेगा। आज आप व्हाट्सएप में टाइपिंग देखते हैं, लेकिन वो टाइपिंग कब ख़त्म हो और तुरंत आपको मैसेज मिले, वो टाइपिंग देखने का भी आपको देखते हुए भी वो धैर्य आपके पास नहीं है। तो ये ज़माने में हमें पॉलिटिकल लीडर को काम करना है। तो एक चैलेंज भी है। लोगों में धैर्य कम है, तो लोग तुरंत अपना काम का आंसर डिलीवरी चाहते हैं। सर व्हेन यू वर लाइक द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, तब एक क्वेश्चन है, आप इंटरेस्ट कैसे बैलेंस करते थे कंज्यूमर्स और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स का? क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर हम खुद चाहेगा कि मेरे को बहुत सस्ता में मिले, और अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो चाहेगी कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, तो वो इंटरेस्ट आप कैसे बैलेंस करते थे उस टाइम पे? देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव का पीरियड, मतलब एक तरीके से स्पर्धा का युग है। हाँ। और हमारा जो नेटवर्क था जब मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर था, और हमारे जो PSUs है, BSNL, MTNL, तो हमारी चैलेंज जो प्राइवेट प्लेयर्स थे इनके साथ थी। एक ज़माने में जो BSNL थे, करीब करीब 80 के दशक की मैं बात करूँ तो ये नवरत्न में मतलब ऐसा इंडस्ट्री माना जाता था। लेकिन इसके बाद जो युग आया, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन जो लेगेसी हमें मिली, जिस तरीके से लोगों ने उस अच्छे बिजनेस को एक तरीके से कर सकते थे, वैसे एक इंडस्ट्री को अपनी पॉलिटिकल, अपनी स्वार्थ के लिए कैसे बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन आज भी BSNL उस एरिया में काम कर रहा है जहाँ कोई नहीं जाता है। और जैसे नॉर्दर्न ईस्ट है या आयरन है, आप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप कहीं भी जाओ तो आपको BSNL यूज़ राइट, आई करना वाज पड़ेगा। कमिंग टू दैट पॉइंट। आई 2013-14 में आई वेंट टू अंडमान। उस टाइम शायद बाकी इंडिया में 3G आ गया था, अंडमान में 2G चल रहा था, लेकिन खाली BSNL का, हाँ, और कोई नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग को क्योंकि टेक्नो कमर्शियल नहीं होता। हाँ, प्राइवेट प्लेयर वहाँ क्यों नहीं जाएंगे कि उनको ये, लेकिन BSNL सर्विस देता है। और आज हमारे समय में BSNL तो 4G इंडिजिनियस 5G बना दिया। हाँ, जो कुछ अचीवमेंट अगर बोलते हैं तो मुझे तो सबसे पहले मैं अचीवमेंट गिना कहूँ तो जब मैं मंत्री रहा तो जो जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि भी परफॉर्म रिफॉर्म, आपके विभाग में ऐसे रिफॉर्म करें जिससे आप परफॉर्म कर सकें। तो हम लोग ने भी प्रोसीजरियल, स्ट्रक्चरल बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले जो 2G का स्पेक्ट्रम का जो स्कैम था, तो जिस तरीके से इस विभाग की जो एक आम समाज में जो यही था कि ये विभाग तो करप्टेड है। हाँ, और उस समय मंत्री संतरी सारे जेल गए थे। हाँ, जो स्कैम हुआ था उसमें। उस चैलेंज को निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी था। तो हमने
एक चैलेंज था जो वायरलेस प्रोक्योरमेंट, जब हम जिसे प्राइवेट प्लेयर है या मैन्युफैक्चरर है उनको वायरलेस स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट करते हैं, उनका ट्रांसपेरेंटली अलॉटमेंट, उसके लिए हमने 2 लाख डिजिटल एंट्री करवाई। 2 लाख डिजिटल एंट्रीज, 20 साल का रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन करवाया। बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था और हमारे टारगेट से 6 मंथ पहले। और आपने सुना भी होगा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो ऐसे बोले थे कि एक ज़माना था जब हम स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करते थे तो कितना समय लगता था, अब टोटली ऑनलाइन हो गया, फेसलेस हो गया, किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो जो सरकारी, आप तो जानते हैं रेट टैबिज्म उस समय कैसा था, लेकिन अब किसी को मिलने, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली कि विदिन 24 आवर्स हमें स्पेक्ट्रल अलॉटमेंट लेटर मिल गया। तो ये हमारे पीरियड का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा। और मेरे विभाग में पोस्टल विभाग भी आता है। हाँ। तो पोस्टल विभाग एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत का सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। हाँ, आज भी। तो आज हमने न केवल वो डाक देने का काम करता है, वो बैंकिंग सर्विस देता है, ऑनलाइन हैंड होल्डिंग मशीन रहता है उसके पास। तो जब कोविड आया तो कहीं कम्युनिकेशन होता ही नहीं था। उस समय हमने कोविड में दूर दराज गांव में, सपोज बिहार, यूपी, कलकत्ता से कोई मजदूर अपने गुजरात या कहीं महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है, अब उसको पैसा भेजना है तो कैसे भेजेगा? तब हमारा वो जो पोस्टल विभाग का कर्मचारी उसके घर जाता है, उस गरीब माँ को पैसा देता है, थंब इम्प्रेशन से देता है। आज भी, क्योंकि वहाँ पे आपका पेटीएम जैसा बड़ा बड़ा यूजर्स आज भी नहीं पहुँचा ऑनलाइन, आज तक नहीं। हमने मेरे समय में 5,746 नई पोस्ट ऑफिस खोली और 2,500, और इनमें से 3,500 पोस्ट ऑफिस LWE एरिया में, ओके, जहाँ कोई नहीं जाता, नक्सल प्रभावित एरिया, वहाँ हमने किया। तो लोगों को आज बैंकिंग और इसको हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी किया, आईटी में बहुत बड़ा किया, पार्सल रिफॉर्म्स किया। पार्सल में हमने करीब 36 एक्टिविटीज़ ऐसी की जिसके कारण जो आज जो सर्विस प्रोवाइडर है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग हमारे पास आए। क्योंकि वो उनका गांव तक नेटवर्क नहीं है। हाँ, नहीं था, और ना उनके पास इतना स्ट्रेंथ रहता है, तो वो लोग हमारे साथ MOU किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, कि उनका गुड्स डिलीवरी करने के लिए वो हमारा नेटवर्क का है। हमने भी पार्सल रिफॉर्म्स में ऐसी एक्टिविटी करने के बाद जो बाकी जो प्राइवेट प्लेयर सर्विस देते हैं, वैसे ही हमने ऑनलाइन आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, कि हमारा गुड्स कहाँ है और इसकी डिलीवरी कब होगी, एक्सपेक्टेड टाइम, ये यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ जॉब करता है तो हम उसके घर कब उसके समय पे हम देने की कोशिश करते हैं। टाइमिंग आप तो एक तरीके से सिटीजन सेंट्रिक सर्विस हमने शुरू किया है। तो ये हमारे लाइफ का और एज ए मंत्री बहुत बड़ा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का काम है कि इस नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया, इस नेटवर्क को जन जन तक पहुँचाया, इस नेटवर्क की स्ट्रेंथ को समझते हुए इसमें बैंकिंग दिया, इंश्योरेंस, और भारत सरकार की ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है जैसे सुकन्या समृद्धि, जो फाइनेंस विभाग चलाता है, लेकिन सबसे अच्छा काम कौन करता है? पोस्टल विभाग करता है, क्योंकि वही वो फाइनेंस पहुंचाता है उन तक। वही फाइनेंस पहुंचाता है। यहाँ तक कि अभी तो हमने इंश्योरेंस में बहुत टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। हाँ, इंश्योरेंस का क्लेम विद इन टाइम लिमिट क्लेम हो, उसका एविडेंस के साथ उसको स्क्रूटिनाइज करने के बाद उसी को घर पे वो पैसा मिले, यहाँ तक हमारा जो डाकिया है वो काम करता है। हाँ। तो एक तरीके से इस नेटवर्क से समाज सेवा बहुत अच्छी तरीके से विद टेक्नोलॉजी की सहायता से हम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी जो प्राइवेट हम देखते हैं नेटवर्क्स है जो पॉलिसीज बांटते हैं, वो भी कितनों को, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कितनों को नहीं मिलता वो। लेकिन अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये चीज़ का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है आप लोग का बनाया हुआ कि मिलना ही है, अच्छा से स्क्रूटनी होगा और फिर वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इवन हमने इसके लिए हमारे जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनको भी इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव वाइज। हाँ बिल्कुल, ओके। इनको भी इंसेंटिव देते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। अच्छा। कुछ आवर्स के लिए रहते हैं, तो उनको भी ये काम करने का इंसेंटिव देते हैं। और जैसे हम अभी जैसे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही होगा मिडल ईस्ट एशिया में इतना कुछ अभी चल रहा है, तो
आपके हिसाब से गॉड फॉरबिड्स इंडिया में ना हो, अगर ऐसा कुछ कभी इंडिया में होता है वॉर या कुछ, तो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतना स्ट्रॉन्ग है या इतना रॉबस्ट है कि हम वो फ्लो, कम्युनिकेशन का फ्लो तोड़ नहीं पाए, अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशंस रहे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। थैंक यू सर। मैं जब मंत्री था तब मैंने एक सिक्योर इंडिया एक प्रोजेक्ट चलाया था। अच्छा। उसमें करीब 14 प्रोजेक्ट मैंने तय किया था। अब तो 6 बाकी रहा। अब मैं मंत्री नहीं है लेकिन काम चल रहा है। हाँ। और मैं इसकी असर बताता हूँ। जब G20 हुआ, हाँ, तो पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आए, लीडर्स आते थे, देश के प्रतिनिधि आते थे, तब उनको सिक्योर करना हमारे लिए बहुत आवश्यक था। राइट। तब हमने जो सिक्योर इंडिया में प्रोजेक्ट चलाया था, टीसॉक और ईसॉक, अभी तो ईसॉक भी बनाया हमने, तो उसमें हमने पूरे G20 के जो आए उस नेटवर्क को, भारत के नेटवर्क को हमने सिक्योर करने का जिम्मा लिया था। लास्ट में सबने अप्रिशिएट भी किया। हाँ। कि हमने बहुत बदलता हुआ भारत देखा है। हाँ। क्योंकि उस समय हो सकता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़, नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने वाले के लोगों का ध्यान तो भी था। डेफिनेटली होता ही। लोग चाहते भी थे। हाँ। लेकिन हमने नहीं कर पाए। तो सिक्योर इंडिया में हमने जैसे साइबर फ्रॉड होता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक आदमी अपना चेहरा बदल बदल के अलग अलग सिम लेकर जो धंधा करता था वो सारा हमने बंद कर दिया। हमने आई से उसका आइडेंटिटी यहाँ से लेकर, क्योंकि वो कभी मूछ रखता, कभी दाढ़ी रखता, कभी टोपी पहनता, ये सारी चीज़ कई लोग, अभी हमारा फिगर भी आया था। नेटवर्क को सिक्योर करने का काफ़ी प्रोजेक्ट चला है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है आज के टाइम पे, जैसे आपने कहा कि पहले तो पोस्टल सर्विसेज होती थी, आज मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाहूँ तो हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते भर बाद हो। लेकिन अब लोगों का वैसा लाइफस्टाइल बन गया कि मेरे को आपको कुछ बोलना, हम आपको एक फ़ोन लगाए, और अगर वो फ़ोन नहीं लगता तो हम यहाँ पे परेशान होता है और आप वहाँ पे परेशान होते हो। तो ये चीज़ आपके हिसाब से आज के टाइम पे बहुत अच्छे से इंडिया में सेट हुई है। विशेष तौर पे जो बॉर्डर एरिया है, हाँ, और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जहाँ लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होता है, क्लाइमेट चैलेंजेस अलग होती है, वहाँ नेटवर्क राइट होना बहुत, और प्राइवेट प्लेयर वहाँ नहीं जाते। राइट। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि वहाँ टेक्नो कमर्शियल वो वायबल नहीं है उनके लिए, लेकिन हमें तो करना तो है ही। तो ऐसे चैलेंजेस में भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। दवाई है, ड्रोन से हम पार्सल सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट में हम अगर किसी को दवाइयाँ सप्लाई करना, कोविड में हमने किया है, ड्रोन से किया है। यहाँ तक कि हमने प्रसादम सेवा शुरू की थी। अच्छा। अगर पूरे भारत में जो टॉप मंदिर है, वेल नोन मंदिर है, उनका प्रसाद आपको चाहिए, आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम आपको घर पे प्रसाद डिलीवर करेंगे। मेडिकल सेवाएं देती है हम, इवन फ्रूट। अगर आपको किसी एक प्लेस का अच्छा बनाना चाहिए या मैंगो चाहिए, आप हमें बताइए, हमारा नेटवर्क वहाँ प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैं 3 साल मंत्री रहा तब किया है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। उनका ट्रेनिंग का काम भारत सरकार में मिशन कर्मयोगी चलाते हैं। मिशन कर्मयोगी में मैं आपको पूरे गर्व के साथ बताता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर 1 अवार्ड मिला था उस समय का। क्योंकि पूरे भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज़्यादा कर्मचारी रेलवे के हैं, इसके बाद किसी विभाग के कर्मचारी हैं तो मेरे विभाग के 4.5 लाख कर्मचारी, रेलवे के करीब 7-8 लाख कर्मचारी हैं। तो 4.5 लाख में से 4 लाख लोगों को मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब हाइब्रिड में ट्रेनिंग दिया। ओके। मिशन कर्मयोगी खुद ने चलवाया। मतलब मैंने, हम लोग भी क्या करते थे, जो ट्रेनर होते हैं उनके लिए भी एक अलग ट्रेनिंग देते हैं। फिर जो टीचर्स ट्रेनिंग तैयार हो गए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते थे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के बाद उनका फीडबैक लिया। उनका सेटिस्फेक्शन भी एक अलग लेवल का था। जब वो ट्रेनिंग के बाद, वो काम करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद उनके वीडियो हमें भेजते थे। पूरा विभाग में एक पूरा अलग ऊर्जा आ गया, एक अलग ऊर्जा काम करने का। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी बीच में राम मंदिर जब हुआ था तब एक फ्रॉड वेबसाइट बनी थी, और वो फ्रॉड वेबसाइट से सबको प्रसादम जा रहा था। अगर आपको पता होगा कि 50 रुपया दो, आपके घर तक आ जाएगा। वो निशंस में जो बोलता है ना कि कई लोग चाहते हैं कि हम बदनाम हो, लेकिन हमने इस सबको लेकिन लास्ट एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चली और कहीं ना कहीं वो पकड़ा भी गया जो भी था। मूविंग ऑन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग अबाउट यू जो पब्लिक को पता ही नहीं है? एक ऐसा कोई भी फैक्ट जो पब्लिक सोचती है कि हाँ ये मेरे को कभी पता ही नहीं था, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज वो लोगों को पता चले।
अरे ऐसी चीज़ पब्लिक जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं, घंटों तक काम करते हैं, ये बताए कि हमारे लिए नाइट डे का फ़र्क नहीं होता जब काम करते हैं। जब काम होता है तब भी, ख़ास तौर पे कहीं दायित्व रहता है, चुनाव में जाते हैं, किसी और स्टेट में जाते हैं, तो वो नाइट काम करना होता है। लेकिन ऐसा चीज़ तो ये है कि मेरे को फ्रेश होने में कम से कम आधा घंटा लगता है। क्योंकि ये सब नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन वो फ्रेश होने में टाइम लगता है। तो आज आपको पता चल गया अगर सर को बुलाना है किसी इवेंट में तो अलग से आप आधा घंटा अलॉट करके रखो सर के लिए। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे क्षेत्र में ये पता है कि मुझे जब बुलाना है, मैं हमेशा आपके यहाँ भी कभी लेट नहीं होता। हाँ, मैं कहीं लेट नहीं होता। तो मैं, मेरे जो कार्यकर्ता, मेरी जो अगल बगल में लोग हैं, कोई भी कार्यक्रम में बुलाए या ऐसे ही बुलाए, मैं उनको पूछा, भाई मुझे कब आना है, आप वहाँ आकर मुझे बिठाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर था। हम लोग तो शिफ्ट में काम करने वाले थे। हम लोग मॉर्निंग से लास्ट इवनिंग शिफ्ट, लास्ट 11-10 तक हमारा, अच्छा नाइट शिफ्ट तक, नाइट शिफ्ट, मतलब बाद में रेडियो बंद हो जाता है, लेकिन हमारा तो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड काम करने वाले हैं। तो रिलेटिवली एक तरीके से हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि अगर कहीं लेट गए तो भी अच्छा नहीं लगता, और कोई लेट समय दिन नहीं है तो भी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आग्रह करता हूँ कि भाई मुझे कितने बजे, आप पब्लिक लो 9:30 बताओ, लेकिन मुझे बताओ कि आपको 11 बजे पहुंचना है, तो मैं 11 बजे आऊँगा। मुझे 9:30 बजे बुला के आप बिठाओगे तो मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि ये इंडियन मेंटालिटी बन चुकी है कि अगर मैं 10 बजे का बोल रहा हूँ, हाँ तो गेस्ट 10:30-11 बजे तक ही आएंगे। रेयर केस में मैं कहीं लेट हुआ होगा, बाकी मैं आज तक कहीं लेट नहीं हुआ, और मुझे लेट पसंद नहीं बनी। डेफिनेटली सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन आप लोगों के साथ, जैसे आपने कहा कि इतना समय बिताते हो, आप पॉलिसीज़ बनाते हो, लोगों के साथ रह के सारे करते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सनल सैक्रिफाइस आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया इन टर्म्स ऑफ फैमिली को टाइम नहीं देना पाना, फ्रेंड्स को टाइम नहीं देना पाना, ऐसा कभी हुआ है? देयर इज़ नो फ्री लंच। ओके, हमें तो वी हैव टू पे, तो सेक्रीफाइस तो नहीं, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं और हम वोट मांगते हैं, और हम कहते हैं कि आप हमें MP बनाओ, MLA बनाओ, और इस दायित्व के लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शुरू में जब पहली बार 2007 में MLA बना, तब मैं पब्लिकली ये बोलता था कि मेरा फ़ोन 24/7 ऑन रहेगा, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो एक ऊर्जा था, और मैं फ़ोन चालू भी रखता था। और कुछ समय के बाद, मेरे ऐसा बोलने के बाद ऐसा एक लाइफस्टाइल हो गया था। फिर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए जहाँ वो लोग केवल मेरा फ़ोन ऑन है या ऑफ है वो चेक करने के लिए मजाक करते थे। अच्छा, तब मुझे ऐसा लगा कि क्या मुझे ये फैसिलिटीज़ देना चाहिए? ये लोग ये फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनके लिए फैसिलिटीज़ है वही मिस आउट। मैं आपकी हर चीज़ नहीं बताता, यहाँ तक कि बगल में सब परिवार सोए हैं और रात को 2-2:30 बजे फ़ोन आ गया, हमने उठा लिया, और वो मजाक मस्ती चालू कर देते, तो परिवार भी डिस्टर्ब होता था। तो फिर मैंने भी तय किया कि भाई जिसको काम होगा लैंडलाइन करेगा, या फिर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सोता नहीं हूँ 10:30 मैक्सिमम 11 तब तक ऑन रखता हूँ, बाद में फ़ोन बंद कर देता हूँ। क्योंकि मैंने ये कोशिश करके देखा कि ये फैसिलिटी देने से इमरजेंसी में, सपोज़ किसी को मेडिकल ऐसा जो भी आवश्यकता होती है, एक्सीडेंट है वो, उसमें मैं कहीं जाके उनको हेल्प करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इस फैसिलिटीज़ के लिए लायक भी नहीं रहते। बड़े दुख के साथ कहता हूँ मैं। अब वो जो अच्छे लोग जिन्हें ये फैसिलिटीज़ चाहिए, अब कुछ इन जैसे लोगों के कारण वो फैसिलिटीज़ उन्हें भी नहीं मिल रही। ऐसा भी नहीं है कि हमारे कारण ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक दुख होता है कि आप कुछ हमारे अच्छा जैसे इमोशनल लोग आप लोगों के बीच आपकी सेवा के लिए हैं, और आप ये कर रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो फिर दुख भी होता है। कंसिडरिंग इंडिया का डेवलपमेंट स्टेटस इतना है, तो आज के टाइम पे क्या सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, सोलर एनर्जी में अमेरिका में हमने सुना था कि बहुत काम हो रहा है सोलर एनर्जी। अच्छा, लेकिन आज भारत में जो काम हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का
एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अच्छा। तो बहुत काम हो रहा है। सोलर एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होगा आने वाले समय में। मैं केवल ये एनर्जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्कीम भारत सरकार ने चलाई है कि कुसुम, कभी सोना नहीं होगा, कि जो खेत में काम करने वाले किसान को भी जो बिजली चाहिए वो भी सोलर एनर्जी होगी। लोग अपने घर रेसिडेंस के लिए तो यूज़ करेंगे। मुझे ये दिख रहा है आने वाले समय में किसान सोलर एनर्जी की खेती करेगा। सो ऑल दोज पीपल जो अभी सोच रहे हैं कि खेती छोड़ दूँ, नहीं, वो कई कई बंजर ज़मीन होती है। हर वो ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि जो जहाँ उसको हर बार कहीं ना कहीं मिलता है। कुछ पास पार्ट उस किसी की लैंड का ऐसा होता है जहाँ कुछ, तो वहाँ जाके सोलर पैनल लगाए। आपको लग रहा है ज़मीन उपजाऊ नहीं है, सोलर पैनल लगा दो। उसका एमओयू कर दिया सरकार के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ, और जो आपका सोलर प्रोडक्शन होगा सरकार उस पर आपको पैसा देगी। हाँ, और सर आपको जैसे अब ये गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है बहुत, और बहुत सपोर्ट सारी भी बहुत स्कीम कर रही मैं है। आपको, तो सर गांव के लोग ही ज़्यादा इस पे क्यों घुस रहे हैं और शहर के लोग सोलर एनर्जी कम यूज़ क्यों कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा। और गांव के लोग भी कर रहे हैं, हाँ। शहर के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हाँ। चाहे बायोफ्यूल की बात करें या हमारा जो भी फ्यूल आता है वो कहाँ से आता है, या तो गल्फ से या तो रशिया। रशिया। ये तो रशिया यूक्रेन की जो हुआ जिसमें हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है, लेकिन हम उन पर डिपेंड। हाँ। तो अभी देखो ईरान और इनका चल रहा है, आने वाले समय में अगर, तो हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के विज़न में, और ये नहीं पूरे वर्ल्ड उनको आज एनर्जी में, मतलब अदर देन बायोफ्यूल है, सोलर हो या कोई भी एनर्जी का सोर्स की बात करते हैं, तो बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं तो लोग मोदी जी को सुनते हैं। नो डाउट। और मोदी जी ने ही हमारी जो सूर्य शक्ति है या जो हमारी परंपरागत एनर्जी का सोर्स है उसमें से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दिखाया। और सोलर का एक तरीके से अलायंस बना है। हाँ। और हर कंट्री के बीच बन रहा है। तो इसका लीडिंग कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो बदलते समय में एनर्जी और ये सोलर एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली भारत की इकोनॉमी में, भारत के फ्यूचर में। मेन होगा कि दूसरे कंट्री से डिपेंडेंसी हट जाएगी हमारी। आत्मनिर्भर भारत। बिकॉज यू आर फ्रॉम बीजेपी, व्हाट आर द टॉप 3 गोल्स दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू? विकसित भारत, 2047 में विकसित भारत बनाना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं और वो ये होकर रहेगा बिफोर 2047 भारत अपने आप को एक डेवलप कंट्री बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू जनरेशन। आपकी अपेक्षाएं जो है, आपकी एस्पायरेशन है, इस तरीके से सरकार विकसित भारत। दूसरा होता है यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। राइट। जो समाज के बहुत बड़े एक तरीके से फोर्स है, उस फोर्स का एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके यूथ के लिए स्कीम चलाई है, स्किल से लेकर आज तक, अभी रिसेंटली बजट में भी देखा होगा कि 500 इंडस्ट्री को स्किलिंग के लिए फंडिंग मिला। हाँ, वो फंडिंग भी। तो एक खाली छोटा सा है उदाहरण, वुमेन एम्पावर लखपति दीदी का प्रोजेक्ट है। अभी यूएनडीपी ने एक जो फिगर किया, 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पहली बार। तो उसका सीधा असर तो वुमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है। गाँव में जो गरीब महिला है उसकी स्थिति तो, जो हम लोग तो बैकग्राउंड रूरल है तो हमें पता है कि कैसा जीवन उनका था। तो उनको पक्का घर मिलना, पक्का रोड मिलना, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, फूड मिलना, हेल्थ की सर्विस, एजुकेशन, उसके जीवन में कितना बड़ा रोल करती है। सही बात है। तो आने वाले समय में बीजेपी का एक गोल रहेगा विकसित भारत, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट इज़ रैपिड फायर राउंड। सर, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, 1 वर्ड या 1 लाइन में आपको आंसर्स देने हैं और ये जल्दी होंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ द लास्ट सॉन्ग दैट यू हर्ड ऑन रिपीट? ओह, तेरा मेरा साथ, ये सौदागर फिल्म का गाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरा मेरा साथ रहे, बहुत सुंदर गाना है। लता मंगेशकर जी ने गाया है। धूप हो छाँव हो,
दिन हो रात हो, बहुत सुंदर तेरा गाना मेरा है। साथ रहे। हाँ, तेरा। अच्छा, अगर लाइफ में आपको सिर्फ एक मील खाना हो एंटायर लाइफ, वो कौन सा मील होगा? वो मूंग की दाल वाली खिचड़ी खिचड़ी। हर भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने में मिल जाती है और हर एज में चलेगा। हाँ, और सबसे हेल्दी भी है हेल्दी भी है, अनडाउटेडली। डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह। नेम वन थिंग जो आपके बकेट लिस्ट में आज भी है। ओह, मुझे वो तबला सीखना है। अच्छा। समय नहीं मिलता, लेकिन आकर्षण रहा है कि कभी मैं बजाऊं। तबला ढोल नगाड़ा सबकी, खाली तबला में? नहीं, तबला ढोल नगाड़ा तो कभी युवावस्था में कभी बजा लेते थे, मतलब वो ऐसे ही। लेकिन तबला सिस्टमेटिकली बजाना है, जैसे कोई हर कोई बजा सकता है वैसे बजाए। अच्छा, अगर किसी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर के साथ आपको डिनर पे जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाओगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार साहब के साथ मुझे एक हमारे लिए रोल मॉडल है। उनके कर्म ऐसे है कि हर कोई, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के, उसमें भी मैक्सिमम लोगों का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन, बिकॉज यू वर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, आपका फेवरेट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ऑफकोर्स BSNL। वी आर डन विद द सेगमेंट ऑफ रैपिड फायर राउंड। मूविंग ऑन सर, कुछ मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चंस है। जैसे आपके व्यूज़ क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पे? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं। हाँ, 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एक साथ आते थे। लेकिन इसके बाद कुछ सीधा बोलूँ तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक तरीके से रिवेंजफुल माइंड के चलते इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और पूरा स्केड्यूल चेंज हो गया। और इसके चलते बहुत बड़ा नुकसान देश का भी हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि हर देश के हर कोने में एवरी ईयर कहीं ना कहीं इलेक्शन आता है। जनरल इलेक्शन हो, इसके बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, लोकल बॉडी इलेक्शन हो। तो ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन होना ज़रूरी है। और ये हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन आसान भी नहीं होता है और खर्चा भी होता है। खर्चा भी होता है। और खर्चा करने के बावजूद भी हमारे देश में पिछले कुछ सालों से, जैसे 1983 में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि वो साथ में होना चाहिए, 99 का, मैं पूरा हिस्ट्री नहीं बताता हूँ, लेकिन ये देश की एक तरीके से नीड ऑफ पावर है। अच्छा, जो स्थिति बनी है, क्योंकि हम पैसे की बात नहीं देख रहे हैं। और भी देखें तो हर जब इलेक्शन आता है तो काम रुक जाता है। हाँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बहाने तो पूरे स्टेट का या कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते रहने से हमारी जो प्रोग्रेस है वो अटक जाती है। जो पैसा हम खर्च करते हैं वो चुनाव के लिए सरकार खर्च करती थी। करीब 71 में करीब 77 के आसपास इलेक्शन था तो 70 करोड़ का खर्चा होता था। 70 करोड़? 70 करोड़। अच्छा, 17 करोड़। हाँ, आज कितना है? उस टाइम 60,000 करोड़ हुआ अभी। हाँ, अब बताओ कितना बड़ा खर्चा सरकार कर रही है 24 में अभी हुआ। तो पैसा खर्च करने का उसको भी सबसे ज़्यादा नुकसान मैं समझता हूँ, पैसे से ज़्यादा हमारे सोशल फैब्रिक का नुकसान होता है। अच्छा, क्योंकि जब भी हम वोट लेने जाते हैं तो जात पात पे, कास्ट पे, कम्युनिटी पे वोट करते हैं। तो सपोज कोई कम्युनिटी एक इलेक्शन से बाहर आकर अपना पूर्ववत जीवन शुरू करता है और इलेक्शन आ जाता है। हाँ, और हमारे जैसे लोग वोट के चक्कर में कहीं ना कहीं उस सोशल फैब्रिक को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हाँ, तो समाज का जो भारत में जिस तरीके से, देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, स्टेबिलिटी नहीं होता है। बार बार इलेक्शन आने से स्टेबिलिटी नहीं रहता है। सरकार भी चेंज होती रहती है। सरकार चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार इलेक्शन आना, क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। FDIs क्यों आ रहा है? पिछले 10 साल से स्टेबल सरकार है। हाँ। आज पिछले और नेक्स्ट 5 ईयर्स तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज है कि न पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा। हाँ, जो डिसीजन होगा फॉर्म होगा, नेता ऐसा मजबूत है। और जो पॉलिसी के ऐसा है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो केवल इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, एक तरीके से सरकार के प्रति ट्रस्ट आता है, भरोसा दिखाती है दूसरी कंट्रीज। तो भारत का विकास करने में स्थिरता, तो चाहे वो पॉलिटिकल स्थिरता होना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली
प्रशासनिक स्थिरता भी जरूरी है। हाँ। तो ये स्थिरता भारत के लिए बहुत आवश्यक, तब ये नीड ऑफ आवर है। पॉलिटिकली कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये तो डायलॉग की प्रक्रिया है। हम ये नहीं चाहते कि इसमें काफ़ी प्रक्रिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सुधार लाना है तो लाएंगे, सबके साथ बात करके लाएंगे, लेकिन देश हित में, समाज हित में एक काम करना है। और आज के नहीं बोल रहे हम, हाँ। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब भी बोल रहे थे कि इस देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अभी लास्ट 15 अगस्त का भाषण हुआ तब भी उन्होंने बोला कि इस देश को आवश्यकता है। हाँ। तो इस देश के लिए मतलब जब भी स्टेक होल्डर है सबसे बात करके, इवन जनता से भी बात करके, ना पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बात करके इस दिशा में हमें मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। देखो सबको पता ही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो बाकी लोग ओपोज क्यों ही कर रहे हैं? ऐसा है, जो लोग ये समझते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में, उनके माइंड में ऐसा है कि जो पावर सेंटर में है उसका असर नीचे आता है, तो जो सेंटर में पार्टी रहती है, एक शक्यता मैं समझता हूँ, तो उनको बेनिफिट है। ऐसा नहीं होता है। हाँ। अभी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का सरकार साथ में इलेक्शन हुआ, तो इस बार सपोर्ट मिला, लेकिन पिछले कई इलेक्शन देखेंगे तो सेंटर के अगेंस्ट उनका मैंडेट था। हाँ। साथ ही इलेक्शन था, फिर भी, क्योंकि लोग तो अब पहले जैसे नहीं रहे, सब हर चीज़ समझ के, उनको स्टेट में कौन सी सरकार चाहिए, कौन नेता चाहिए, सेंटर में कौन सी सरकार चाहिए, कौन नेता चाहिए। हाँ। आज 75 साल इस देश में आगे बढ़ गए हम। हाँ। हर कोई सिटीजन ये समझता है कि उसका हित कहाँ है, और एक ही ईवीएम पे जाके वो दोनों वोट कर सकता है। क्योंकि नहीं, आपने सही कहा कि लोग आज भी इसी माइंडसेट पे कि अगर कोई सेंटर में जीत रहा है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, पिछला इलेक्शन देखिए आप। हाँ। पिछला कई इलेक्शन लोग तो उससे इत्तेफाक कहते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन हमेशा कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो हम कर भी सकते हैं प्रैक्टिकली 1 नेशन 1 इलेक्शन, चैलेंज भी है और कर भी सकते हैं। जैसे अभी 26 में आएगा डिलिमिटेशन आएगा, तो असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होगा, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होगा, तो हम किसी को या तो बिफोर या एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं साथ में कर सकते हैं। हाँ। और उसके कुछ पीरियड के बाद लोकल बॉडीज़ का, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत इलेक्शन साथ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? छोटे स्तर पे चालू कर सकते हैं। कर सकते नहीं, दोनों स्तर पे कर सकते हैं। हाँ। देखो कितना लॉजिस्टिक, ये मोबालिटी होता रहता है। हाँ। पैरामिलिट्री फोर्स आप देखो, उनका काम क्या है और हम कहाँ लगा रहे हैं एवरी ईयर। ये चीज़ तो आज के नवयुवा ज़्यादा इस चीज़ को मतलब दिखाना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि इनका काम अगर वहाँ पे है, वो यहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी मदद कौन करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, और ये देश हित में होना चाहिए। हाँ। देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल तो हर चीज़ का हम अपोज करें, ये माइंडसेट, पहले पॉलिटिक्स में क्या था, अभी वो मैच्योरिटी नहीं रही है। हम पॉलिटिकल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धी है, लेकिन दुश्मन नहीं है। हाँ। और जैसे मान लो आज के टाइम पे अगर मुझे पॉलिटिक्स में घुसना है एंड मेरी फैमिली बैकग्राउंड नॉन इन्फ्लुएंशियल या नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मैं कैसे घुसूँ, या मेरे जैसे यूथ जो है वो कैसे घुसे? कैसे देखिए ऐसा है, हम लोग भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नहीं हैं। अच्छा। मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर था। हाँ। तो मेरा, आपको मैं बताऊँ, जिस तरीके से साधारण परिवार से यहाँ तक आया हूँ, हाँ। तो केवल काम करने से। अच्छा। मैं ये मानता हूँ, आपके अंदर की भावना अगर शुद्ध है, हाँ, आपको रियल में आम जनता के लिए, देखो मैं तो एक सिक्योर जॉब छोड़ के आया, ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर था, बच्चे छोटे थे, परिवार, मतलब मैं व्यक्तिगत तो हैप्पी लाइफ था, लेकिन मैं ऑल इंडिया रेडियो के कुछ एसोसिएशन के काम को देखता था, फिर पता चला कि मैं तो इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जो थोड़े कुछ मजबूत है। हाँ। लेकिन उनके लिए काम करेगा कौन करेगा? जहाँ से मैं आता हूँ। हाँ, जहाँ से मैं निकला हूँ, उनके लिए मुझे काम करना चाहिए। और मैं ये एज में ये डिसीजन नहीं लूँगा, एट द एज ऑफ 38 मैंने नौकरी छोड़ के आया। हाँ। तो मैं बाद में तो नहीं ले सकता। हाँ, जो करना था उस टाइम ही तो डू और डाई था। तब मेरा ऊर्जा था, या मुझे अंदर एक आत्मविश्वास था कि सपोज मैं राजनीति में अपने आप को
एक तरीके से ऐसे फील्ड में लेकर काम करने की सोच रहा हूँ 5 साल 10 साल। इसके बाद अगर सफल नहीं होता तो मैं निराश हो जाता, लेकिन मेरे परिवार को मैं 2 टाइम का खाना तो दे सकता हूँ, इतना शक्तिशाली तो हूँ, तो क्यों ना मुझे ऐसा रिस्क लेना चाहिए। हाँ। और मैंने रिस्क लिया और देखो और आज सबने आशीर्वाद दिया। हाँ। आज मैं एमएलए, एमपी, भारत सरकार में मंत्री, मतलब पार्टी में भी बहुत बड़ी दायित्व करते करते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ। तो सब सपोर्ट करते हैं। अंदर की भावनाएं जो है आपके दिल की, वो शुद्ध होना चाहिए। तो लेकिन सर, ये पहले के टाइम पे मेरे को लगता था कि ज़्यादा प्रभावशाली था ये मोड कि आप खाली काम करो, काम करते रहो। लेकिन आज के टाइम पे आपको लगता है आज के यूथ जो सोशल मीडिया से ड्रिवन है, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार कुछ ऐसे टर्म्स ला रही है जिससे यूथ पॉलिटिक्स में आ जाए, कुछ प्रोसेस ईजी हो जाए? अभी मोदी जी ने बोला कि मुझे ऐसे नव युवा चाहिए जो जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड न हो। हाँ। याद है 15 अगस्त को बोले थे, तो हम लोग तो इस दिशा में काम करने के लिए शुरू कर दिए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि जो यूथ देश हित में, समाज हित में काम करने के लिए तैयार है, हाँ, रियल में काम करने के लिए तैयार है। हाँ। देखिए इस बार ये सोशल मीडिया में क्या होता है, एक तरीके से जो नई है वो चीज़ें ज़्यादा दिखाती है। हाँ। और नेगेटिव बहुत होता है। हम लोग सोशल मीडिया में है थोड़ा जिस तरीके से आवश्यकता होती है। हाँ। लेकिन हम सोशल मीडिया की जो नेगेटिव कमेंट्स ये सब आते हैं, हाँ, उसका आंसर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगला जो है वो अपनी नकारात्मक सोच और वैसे बैकग्राउंड के कारण वो अपनी सोच के हिसाब से आपको वहाँ तक नीचे लाएगा अगर डिबेट में आओगे। हाँ। तो और आपको वो बीट करेगा, बराबर पीटेगा आपको। क्यों? हाँ। आपकी वो मानसिकता नहीं है कि उस लेवल तक आप, क्योंकि आप एक शालीनता आपको गिराने की कोशिश करें, आप अपनी शालीनता नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो बेटर ये है कि लेट देम डू। समाज को तो ये सब पता चलता है। हाँ। कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यहीं पे अभी हम आते हैं बीच में, जहाँ हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आप जैसे लीडर्स और हम जैसे वोटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे एंड हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। वहाँ पे वो नेगेटिविटीज़ और जो विभिन्न सोशल मीडिया पे प्रेजेंट अभी, वो हम ट्राई कर रहे हैं कि एलिमिनेट हो जाए कुछ हद तक। गुड, करना चाहिए, वही हमारा मिशन है। और आप लोग ही कर सकते हैं क्योंकि आप इस क्षेत्र के लोग हैं। हाँ। उस क्षेत्र की क्षमता को जानते हैं। इस क्षेत्र, उस मीडिया और सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेसेस है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके जो थ्रेट है, वो हमसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं। तो आप लोग को ही इनिशिएटिव लेकर ये काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि आप लोग का भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, लेकिन अब जो नए नए ऐप आ रहे हैं उनमें आपका प्रेजेंस थोड़ा कम है, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली उस टाइम पे जो थे उनमें आप लोग प्रेजेंट हो। लेकिन आज के यूथ के लिए आप लोग का प्रेजेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाले देखो सर आप लोग ही हो। लेकिन जैसे उस समय जब फेसबुक था, हाँ, आज लोग फेसबुक को छोड़ के इंस्टाग्राम में आ गए, और जो फेसबुक में उसको भूल गए। मतलब फेसबुक वाले एक जेंजी है, राइट। आप लोग जो जेंजी है, हाँ, वो लोग आपके लिए अलग ऐप है, हमारे लिए मिलेनियम्स के पीछे लोग हैं, तो हमारे लिए अलग चीज़ है। हाँ, तो मैंने भी ये देखा, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर पॉलिटिशियंस के बारे में ढूंढना है इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे, वो मिलेनियल है, वो फेसबुक पे मिलेंगे। वो भी ठीक है। देखिए यार, हम लोग को तो पहले ये था, हाँ, नेकी कर कुएं में ना, राइट। आज ऐसा है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। तो लोग 2 रुपये का पार्ले बिस्किट का बंटवारा करता है, लेकिन 22 रुपये का फोटो देता है, बोलो, सोशल मीडिया पे। तो और लोग 22 रुपये का ये फोटो देखकर उसको बूस्ट करते हैं, अरे समाज जीवन का इतना बड़ा परिवर्तन का काम कर रहा है। हाँ। और वो कुछ देर बाद बोलेंगे आप इस अकाउंट में 0.5 पैसा है, 10 पैसा डालो, और लोग देते भी हैं डोनेशंस। तो एक तरीके से स्कैम है, पूरा स्कैम ही है सर। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एनजीओ तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, मैं बताऊं आपको। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, लेकिन उसका सही यूज़ होना चाहिए। राइट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। एंड सर, आपको कैसा लगा हमारे साथ शूट करके? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम एक
घर में बैठ के हाँ, हमारे परिवार के सज्जनों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे लिए भी बहुत आप प्रभावशाली जवाब थे जो हमें सर के इंटरव्यू से मिले, पॉडकास्ट से जो क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, यूथ के लिए जो आंसर्स हम ढूंढ रहे थे वो भी हमें मिले। तो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। और सर इज़ फ्लाइंग टुमारो और डे आफ्टर एंड ही जस्ट मतलब एक कॉल आया सर का एंड वी वर हियर कि नहीं सर से तो करना ही है। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सर।